सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश ई सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। आज का हमारा संवाद खासा अहम है क्योंकि आज हम जिस शख्सियत से इस विषय पर संवाद करने जा रहे हैं वह राजनेता हैं, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदों पर रहे हुए हैं, लेकिन इन सबसे पहले वह एक जाने माने चिकित्सक भी हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर अनिल जैन के संदर्भ में। इस समय पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है और इस महामारी से निपटने के लिए हमारे वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने जिस अस्त्र को सबसे ज्यादा प्रभावी पाया है वह है वैक्सीनेशन। भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जिज्ञासाएं हैं, सवाल हैं। सरकार की रीति नीति को लेकर भी तमाम सवाल जहन में तैर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अनिल जैन से हमारी बातचीत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए डॉक्टर अनिल जैन को ही जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह भारत में वैक्सीनेशन को लेकर एक वातावरण पार्टी की ओर से बनाने में अभियान का संचालन करें। तो हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन इस समय दिल्ली से जुड़े रहे, तो सीधे दिल्ली चलते हैं और वैक्सीनेशन से जुड़े हुए जो तमाम सवाल लोगों के जहन में हैं, सरकार के समय समय पर बदलते फैसलों को लेकर जो घेरे में लिया जा रहा है, उनके भी उत्तर जानने की कोशिश डॉक्टर अनिल जैन से करते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष परिस्थिति में हमसे जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो आपसे सवाल वैक्सीनेशन के संदर्भ में ही है। डॉक्टर, जिस समय पे वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा था हिंदुस्तान में, तो यह बताया जा रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम है, भारत का तजुर्बा वैक्सीन के संदर्भ में बहुत जबरदस्त है, इसलिए सबसे बेहतर तरीके से यह कार्यक्रम हमारे द्वारा ही संचालित होगा। लेकिन आज 4 महीने हो गए वैक्सीन कार्यक्रम के अंतर्गत और भारत की कुल आबादी का महज 3 या 4% हिस्सा ही दोनों डोज के माध्यम से वैक्सीनेट हो पाया। क्या माने इसे, सफलता या विफलता? देखिए हिमांशु जी, भारत की परिस्थिति, भारत की चिकित्सकीय अपनी जो निपुणता, पिछले 70 सालों में हमने कितना भारत में चिकित्सा की दृष्टि से अपने आप को उन्नयन किया है, उसका भी महत्व है। और इस कोरोना काल में जब से जनवरी 2020 से जब से ये कोरोना की गतिविधि प्रारंभ हुई है और उससे लेकर अब तक का जो कार्यकाल है, इन तीनों चीजों को एक साथ अलग अलग करके विचार करना पड़ेगा, तब आप इस विषय पर ठीक प्रकार से सही मायने में सार्थक बहस कर पाएंगे। एक साथ एक चीज को पूरी चीजें पुरानी भुलाकर भारत की परिस्थिति के अनुसार अगर चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि ये हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव भी है जी, और दुनिया का कायदे से चला हुआ वैक्सीनेशन ड्राइव भी है जी। लेकिन इसमें जो कमियां आई, किन कारणों से आई, कैसे आई, इनको भी समझने की आवश्यकता है। अगर हम सब चीजों को ठीक प्रकार से समझेंगे तो मैं सिलसिलेवार सब विषयों पर आपकी बात करने को तैयार हूं। हमारा वैक्सीनेशन कतई फेल नहीं है जी। हमने अपने संसाधनों से आज तक भारत ने इस विषय में, इस महामारी में, सदी की सबसे बड़ी महामारी में भारत ने पहल की साहब जी। भारत ने पहल दुनिया के देशों में दवाई पहुंचाकर भी की, भारत ने पहल अपने संसाधनों को जुटाने में भी की। जहां एक N95 मास्क नहीं बनता था, वहां आज लाखों मास्क बन रहे हैं रोज और हम दुनिया को दे रहे हैं। हमने पीपीई किट बनाना शुरू कर दिया, हमने वेंटिलेटर भी बनाना शुरू कर दिया, हमने अपने सारे संसाधनों को जोड़ना शुरू किया और इस पर हमने महारत भी हासिल की है। हमने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लॉकडाउन के पीरियड में खाली नहीं बैठी रही सरकार ने हम अपना स्किल डेवलप किया और हमने किया। सबसे बड़ी बात कोरोना के विषय में राइट फ्रॉम द डे वन आपको ध्यान होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगाह किया था कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमने इसका बहुत, जो आज बहुत जिम्मेदार राजनेता बन रहे हैं, इन्होंने इन सब बातों का भी मखौल उड़ाया था जी। आप ध्यान करिए सिलसिलेवार कि इन्होंने किस प्रकार से मास्क पहनने को लेकर, डिस्टेंसिंग को लेकर और सैनिटाइजेशन को लेकर इन्होंने मखौल उड़ाए थे जी। और प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को, सब नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सब पार्टियों को आगाह किया था कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है जी। ढिलाई बिल्कुल नहीं करनी। लेकिन हमारी कमी नहीं, हम जनता के पार्ट पर, हम सब लोग समाज के पार्ट पर, हम लोगों की कमी नहीं कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं निभा पाए। दूसरी बड़ी बात,
जहां तक वैक्सीनेशन की बात है जी आज तक भारत ने ऐसी बड़ी महामारी में या और महामारियों में कितने वैक्सीन इजाद करके भारत ने लगाए। जी इस महामारी के समय पर भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के साइंटिस्ट ने, भारत के डॉक्टर्स ने मिलकर वैक्सीन तैयार किया और ऐसा वैक्सीन जो दुनिया में सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक वैक्सीन है वो हमारे साइंटिस्ट ने तैयार किया। अब हमारी जो क्षमता थी उसके बावजूद, जो हमारी क्षमता थी वैक्सीन बनाने की, वैक्सीन डेवलप करने की, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, इसको हाईलाइट करना चाहिए, इसमें मनोबल बढ़ाना चाहिए। एक बात हमारे लोगों ने वैक्सीन तैयार करके दिखाया और देश में नहीं दुनिया को भी दिखाया। और हमारे यहाँ दो प्रकार के वैक्सीन जो हमारे यहाँ बन रहे हैं जी, एक हमारे यहाँ के डेवलप हुआ और दूसरा ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रेजेनिका ने जो डेवलप किया, लेकिन बन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रहा है। और उस वैक्सीन के माध्यम से हम देश में वैक्सीनेशन ड्राइव हमने प्रारंभ किया। अब वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ किया तो हमारी कुछ लिमिटेशन थी, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। ये हम सब लोग जानते हैं, ये आपका भी काम है कि देश की जनता के सामने सही पिक्चर आनी चाहिए। रॉ मटेरियल देने में कितनी आनाकानी हुई, रॉ मटेरियल देने में अमेरिका ने कितनी आनाकानी की जी। देश के प्रधानमंत्री ने हमारी कूटनीतिक सफलता के कारण से जो पूरे दुनिया में 160 टन का जो प्रोडक्शन होता था उसका 140 टन हमने ले लिया जी। और फिर अमेरिकी प्रशासन को हमने आगे परस्यू किया कि वो अपना ये कैपेसिटी बढ़ाए और उन्होंने बढ़ाने के लिए प्रॉमिस किया है और वो बढ़ा भी रहे। और फिर हमको वैक्सीन रॉ मटेरियल मिलेगा। आखिर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो सीरम इंस्टीट्यूट कोई वैक्सीन कहीं कहीं से लाके डेवलप कर देगा, ऐसा तो है नहीं। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करें कि फॉर्मूला दे दो, अरे रॉ मटेरियल ही नहीं है। जिसके पास सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल है वो बना रहा है जितनी उसकी कैपेसिटी है जी, उसके अलावा तो नहीं बन सकता। इस स्थिति को समझे बगैर जनता को भ्रम में डालकर अपने आप को कूद कर के हम जनता के हितैषी हैं, इस बात को दर्शाने की होड़ लगी है नेताओं में, विपक्षी नेताओं में, जो वस्तुस्थिति को नहीं समझते। कल जिन्होंने वैक्सीन का मजाक बनाया था जी, वैक्सीन का थर्ड ट्रायल पूरा नहीं हुआ, वो जयराम रमेश आज पोस्टर निकल रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको। ये अपने आप को राजनीतिक ही कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिक कहते हैं, गंदे पोस्टर निकालते हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी थर्ड ट्रायल नहीं हुआ है कोवैक्सीन का, ये लगना नहीं चाहिए, और वो लोग आज पोस्टर निकाल रहे हैं, क्या शर्म है। जो वैक्सीन को ये कहते थे कि मोदी वैक्सीन है, हम मोदी वैक्सीन लगने नहीं देंगे, जनता को गुमराह कर रहे थे, ऐसे लोग अब वैक्सीन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमने हमेशा से कहा कि जनता को सही स्थिति बताना चाहिए, वैक्सीन लगवाने के लिए प्रमोट करना चाहिए। हमने जगह जगह पूरे देश में मंडल मंडल तक हमने वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए कोऑर्डिनेटर स्थापित किए कि लोगों के मन से भ्रांति निकले, वह वैक्सीन लगाने के लिए लोग जाएं। क्योंकि इस महामारी से लड़ने का एज ए मेडिकल पर्सन दो ही चीज महामारी से हमको बचा सकती है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अर्थात मास्क, डबल मास्क, प्रॉपर मास्किंग, डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, दो चीज ही इस महामारी से हमको बचा सकती है और हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। वैक्सीन के लिए हमने शुरू से प्रमोट किया लोगों, वैक्सीन देश में 8 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनाने की व्यवस्था देश ने की जी। अब इस व्यवस्था में कितना परिवर्तन हो सकता है। जो लोग, कुछ लोगों ने नैरेटिव तय किया साहब कि वैक्सीन बाहर भेजी जाएगी, कब भेजी गई थी, उस समय देश में कितने लोग वैक्सीन लगाने वाले तैयार थे, कितनी भ्रांति फैला रहे थे। ये लोग सारे नेता मना कर रहे थे वैक्सीन मत लगाइए। जिस दिन मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई 1 मार्च को, तब आपने देखा होगा कांग्रेस के नेताओं के कमेंट क्या थे। उन्होंने पूछा कौन सी वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये कोविशील्ड लगवाएंगे, और वो कोवैक्सीन लगवाई थी। आपको ध्यान है ये बात जी। जिस दिन 16 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ हुई, तब इन्होंने कहा कि ये नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, ये खाली कोरोना वॉरियर्स के लिए दे रहे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं, ये बरगला रहे हैं, पहले इनको लगा के दिखाएं। इस तरह के बरगलाने के काम किए, जबकि हमने कहा कि हम वीआईपी कल्चर नहीं रखेंगे, जो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है वैक्सीन की उनको वैक्सीन लगवाएंगे। और देश की सरकार ने, मैं जैसा आपको रोकता हूं क्योंकि मेरे कई सवाल आप जो सवाल दे रहे हैं उससे जुड़े हुए सवाल हैं, तो सवालों के क्रमबद्ध उत्तर की अपेक्षा हमारे दर्शकों को है। पहला सवाल जिसको आपने छूने की कोशिश की
बिना सवाल हुए ही वैक्सीन विदेशों में भेजने के संदर्भ में। आपने उत्तर देना चाहा कि कितने लोग लगवा रहे थे, उस समय परिस्थिति क्या थी, पर सवाल इस बात का है कि वैक्सीन का उत्पादन सीमित है, ये डॉक्टर अनिल जैन हमें बता रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपने केवल 3 करोड़ फ्रंटलाइनर को वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र बताया और उस दौरान 6.5 करोड़ वैक्सीन दुनिया में बांट दी। लोगों का सवाल है, इस देश में लोग असुरक्षित थे, 136 करोड़ के देश में लोगों को वैक्सीन लग नहीं रही थी और आप दुनिया में मैत्री गांठने के लिए वैक्सीन बांट रहे थे। क्या उत्तर है इसका डॉक्टर अनिल जैन साहब आपके पास में कि देश के लोगों को पात्र आपने पाया नहीं, आपने मना कर दिया कि 45 साल के लोग वैक्सीन अभी नहीं लगवा सकते, 18 से 25 साल, 30 साल, 35 साल के लोगों की कोई पात्रता नहीं है, कुल 3 करोड़ का टारगेट आपने रखा और उस दौरान इस देश में बन रही वैक्सीन को आप दुनिया में बांटे, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसका क्या उत्तर, इसका क्या समाधान हमारे को सुझाएंगे अनिल जैन साहब? मैं एक तो मेडिकली आपको बता दूं कि जब हमारे यहाँ वैक्सीन ड्राइव शुरू हुआ था तब 60 साल से ऊपर के लोग जी और फ्रंटलाइन वर्कर्स जी इनको वैक्सीन लगाने की बात आई। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को, इसमें कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि हमारी उस समय हमने डेवलप ही किया था, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि हम सारे देश को एक साथ खोल देते तो समझ जाते, इसलिए प्रायोरिटाइज करना जरूरी था कि किसको पहले लगेगी। तो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की तय किया था सरकार ने और उस सुचारू रूप से चल रहा। फिर क्या, वैक्सीन जब इनको लग जाएगी, ये लोग सारे लोगों को वैक्सीन लगाने में भी हेल्प करेंगे और ये एक वर्कफोर्स हमारी प्रोटेक्शन में आ जाएगी। हम उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रहे थे, कैपेसिटी बढ़ाकर हम अन्य वर्गों को भी खोलने वाले थे, हमने खोला भी। शनै शनै इस बात को एक क्रमबद्ध तरीके से देश में 140 करोड़ 136 करोड़ के देश को एक साथ सब चीजें फ्लड गेट खोलकर नहीं किया जा सकता था इतने सीमित संसाधनों के साथ। जहां तक वैक्सीन अब जितने बने, पहले तो 3 करोड़ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए खोले थे, हेल्थ वर्कर्स के लिए खोले थे, उसमें भी कितना मोटिवेट करना पड़ा वैक्सीन लगवाने के लिए। अब जो वैक्सीन जनवरी से खुली है, जिसका प्रोडक्शन दिसंबर में प्रारंभ हुआ है, उसकी सेल्फ लाइफ भी कोई होती है साहब, आप साइंटिफिकली समझिए। और उस वैक्सीन को हम अपने यहाँ लोग लगाने वाले नहीं है, लगवाने वाले भी नहीं है, हम दुनिया में भी नहीं दें, और दुनिया में हमने दिया तो दुनिया हमको दे रही है। आज हमारी पर जरूरत पर दुनिया हमारे साथ खड़ी है कि नहीं? सारी दुनिया से लोग हमें हेल्प करने के लिए तैयार हो रहे हैं। देश में केवल हम अपने कोकून में बैठ जाएंगे और यही काम करते रहेंगे जिस प्रकार से ये जिन लोगों ने जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, इनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार के देश को इन्होंने किस तरह से सज्ज किया था, ये आप समझ सकते हैं। कितना मेडिकली इक्विप्ड थे हम ना वैक्सीन बना सकते थे, ना हम वेंटिलेटर बना सकते थे, ना हम मास्क बना सकते थे। ऐसे समय पर इन लोगों ने देश को हमको दिया है। ऐसे में हमने इतने कम समय में अपने आप को सज्ज किया है, अपने आप को इक्विप्ड किया है और हमने दुनिया को भी वैक्सीन दी और अपने आप भी वैक्सीन का क्रमबद्ध तरीके से चलाया। ये हमारा विश्व बंधुत्व का या ग्लोबल विलेज को मानकर हमने एक कार्यक्रम चालू किया और इतने बीच में हम अपने लोगों को मोटिवेट कर जाएं कि हमारे लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए तत्पर हो जाएं। लोग तत्पर ही नहीं थे, लोग तत्पर ही नहीं थे। दो तर्क हैं डॉक्टर अनिल जैन जी के, एक विश्व बंधुत्व की भावना के तहत हमने बांटी, दूसरा वैक्सीन की सेल्फ लाइफ थी, यहां पर उतनी कंज्यूम नहीं हो रही थी, वैक्सीन खराब ना हो जाए इसलिए हमें लगा कि इसे कम से कम दुनिया को दे दिया जाए। ये दो तर्क हैं अनिल जैन जी के। यकीन है आपको या नहीं है, ये दर्शकों को तय करना है। लेकिन मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूं और डॉक्टर साहब, आपको इस बात पर बड़ा ऐतराज है विपक्ष के संदर्भ में कि उसने भारत में बनी हुई गो वैक्सीन को सेकेंड स्टेज के ट्रायल के बाद लगाए जाने का विरोध किया। आप तो स्वयं चिकित्सक हैं, क्या थर्ड फेज के संदर्भ में डाटा को आए बगैर क्या दवाइयों के उपयोग की बड़े स्तर पर अनुमति पहले रही है? क्या इस तरीके से अनुमति दी जाती थी? क्या यह बात तथ्यगत रूप से नहीं है कि सेकेंड फेज के बाद थर्ड फेज के ट्रायल के लिए ही अनुमति दी गई थी कि उसका रिकॉर्ड रखा जाए, उनको मॉनिटर किया जाए, उन पर निगाह रखी जाए? क्या अगर ये सवाल उठाए गए तो चिकित्सकीय दृष्टि से ये सवाल गैर वाजिब थे, गैर जरूरी थे, गैर जिम्मेदार थे? देखिए, ऐसा है, जब
वैक्सीन की फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज के कुछ केसेस में ट्रायल देखकर वैक्सीन पूरी तरह सेफ रही, तब इस बात को इमरजेंसी प्रोसीजर के रूप में डीसीजीआई ने इसको अलाउ किया। यही तरीका ऐसे महामारी के समय पर होता ही है और सारी दुनिया में हुआ, हमारे यही में ऐसा नहीं है जी। इमरजेंसी ट्रायल देने का काम। मैं फिर रोकता हूं डॉक्टर साहब, माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए। क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन के संदर्भ में अंतर नहीं था कि कोवैक्सीन को अनुमति पूरे थर्ड फेज के रिजल्ट आने के बाद दी गई और कोविशील्ड को और कोवैक्सीन के संदर्भ में सेकंड फेज के बाद ही अनुमति दे दी गई? क्या इस अंतर के संदर्भ में आपको ऐतराज है? इस बात के कहने के संदर्भ में क्या यह सच्चाई नहीं है कि कोवैक्सीन के थर्ड फेज के रिजल्ट मार्च अंत तक ही हासिल हुए? क्या इसके तथ्य के संदर्भ में कुछ और स्थिति है? देखिए, मेरा कहना है हिमांशु जी, थर्ड फेज के कुछ ट्रायल्स एम्स में और सरकारी संस्थानों में पहले हुए जी, और उन ट्रायल्स में वो लंबी सूची नहीं थी जी, बड़ा ट्रायल नहीं था, लेकिन ट्रायल हुए और उनमें कोई में साइड इफेक्ट नहीं थे। इसके कारण से इमरजेंसी यूज के लिए इसको परमिशन दी गई कोवैक्सीन, क्योंकि कोवैक्सीन हिंदुस्तान में डेवलप हो रही थी, हमारे स्वदेशी सिस्टम से डेवलप हो रही थी, इसलिए यहाँ की ट्रायल पर हम अपना ज्यादा कंट्रोल रखते थे, इसलिए हमने छोटे ट्रायल के बावजूद भी कोवैक्सीन को अनुमति दी। कोविशील्ड, क्योंकि कोविशील्ड बन यहाँ रही जी, ट्रायल भी कुछ यहाँ हुए हैं, लेकिन ट्रायल बाहर भी हुए और फॉर्मूला आपको पता है ये ऑक्सफोर्ड का है जी, एस्ट्राजेनेका कंपनी का है। इसके कारण से वहां भी जब वहां की प्रॉपर्टी है तो वहां के ट्रायल के हिसाब से जब वहां परमिशन होगी उसके बाद हम देंगे यहाँ जी। हमने बाकी अभी जो वैक्सीन की परमिशन भी दी है, जो यूरोपियन यूनियन में जो वैक्सीन चल रही है उनको हमने परमिशन दी है, जो अमेरिका में वैक्सीन चल रही है उनको परमिशन दी है, वो उनके ट्रायल के हिसाब से वहां प्रूव होने के बाद हमने यहाँ दी, क्योंकि कोवैक्सीन हम अपने यहाँ ट्राई कर रहे थे, हम अपने यहाँ ही बना रहे थे, इसलिए इसको यहाँ ट्रायल देना इस प्रकार से उचित। अनिल जैन साहब का कहना है कि जो अनुमति दी गई थी उसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि इसके कोई जोखिम तो नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, उसके बाद अनुमति दी। ऐसे में यह सवाल उठने से निश्चित रूप से वैक्सीनेशन कार्यक्रम कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ, देश में एक शंका का वातावरण बना जिससे अभी भी देश को जूझना पड़ रहा है। अपने सवाल को और आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। एक वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संदर्भ में इस बात की शिकायत है कि दुनिया में तमाम वैक्सीन थी, भारत सरकार ने आयात की मंजूरी देने में देर की। अमेरिका में लग रही थी, यूरोप में लग रही थी और भी दुनिया के तमाम देशों में जो वैक्सीन लग रही थी, आपने ये फैसले लेने में ही 4 महीने लगा दिए कि भारत में आने दिया जाए या नहीं आने दिया जाए। क्या यह विलंब भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को प्रभावित नहीं किया? अनिल जैन साहब। हिमांशु जी, रिट्रोस्पेक्टिवली बात कहना बड़ा आसान है जी, प्रोस्पेक्टिवली बात समझने की जरूरत है जी। जो वैक्सीन हमारे देश में बन रही है जी, हम अपनी वैक्सीन को अपनी चीज पर विश्वसनीयता जमाए कि नहीं जमाए, एक बात जी, हमारी वैक्सीन हमें जो मिल रही है वो किफायती मिल रही है जी। हमारी जो वैक्सीन है उसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी कितनी आसान है जी। जो कोल्ड चेन है उसमें हम इसको मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, -70 डिग्री की वैक्सीन को हम कितना मेंटेन कर पाएंगे, ये भी हमें समझने की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता थी कि जो हमारी अपने यहाँ वैक्सीन है, जो इफेक्टिव वैक्सीन है और जो प्रूव्ड वैक्सीन है और जो इजीली ट्रांसपोर्टेबल है और जिसकी सेल्फ पे रखने में भी समस्या नहीं है, हम उसको पहले प्रमोट करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता थी और वो हमने किया है। वो हमारी दोनों वैक्सीन को हमने करने में किया। जब दुनिया भर में वो वैक्सीन जो बाकी और जगह लगी है और वो प्रूव हुई, क्योंकि आपने ध्यान में दिया होगा कि मॉडर्ना की वैक्सीन के बारे में कितना अमेरिका में छपा था जी, और कितना इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में निकला था। स्पुतनिक के बारे में रशिया में, जर्मनी में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कितना निकला था जी। जब हमने इसके समय ट्रायल के हिसाब से, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं था, हमने नहीं बनाया था, दुनिया में बनाता, तो हम अपने लोगों को सुरक्षित तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए रखना चाहते थे। जब हमें लगा कि ये सुरक्षित हो गई है, सारी दुनिया से प्रूव्ड हो गई है, तो हमने अपने यहाँ इसकी परमिशन दी है। फिर भी इसकी कठिनाइयां हैं, आज भी इसकी कठिनाइयां, क्योंकि हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं और कितना लगा सकते हैं। आज स्पुतनिक को दिए हुए हमने कितना समय हो गया परमिशन दिए हुए, डॉक्टर
रेड्डी लैब ने इसको आयात करना भी प्रारंभ किया है, लेकिन कुल मिलाकर झूठ बोलने वाले और भ्रम फैलाने वाले लोग तो बहुत है। जैसे आज केजरीवाल ने कह दिया कि हमने 64 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, जबकि कुल देश में 5 लाख का पहले आया, 5 लाख का कल आ रहा है जी। ये 2 अभी कंसाइनमेंट आए हैं, इन्होंने 64 लाख के दे दिए, कब आएंगे? अरे जब 3-4 महीने में तुम्हारे इतने दिन में, तो हमारे देश की जून के अंत तक हमारे देश में वैक्सीन की सुविधा और उपलब्धता अपनी वैक्सीन के कारण से भी पर्याप्त होगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, चलो मैं आपके सवालों के जवाब में कहूंगा, नहीं तो मैं अपनी तरफ से सब बातें कह दूंगा, वो ठीक नहीं। तो मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं डॉक्टर साहब, और जानने में दिलचस्पी है, भारतीय जनता पार्टी अतीत में लगातार कहती थी युवा हमारी प्राथमिकता है, युवाओं से बढ़कर क्या है, युवा ही हमारे भविष्य हैं। यह भविष्य को इतना अनदेखा कैसे कर दिया आपकी केंद्र में बैठी हुई सरकार ने? इस देश के 18 से 45 साल तक के व्यक्तियों के संदर्भ में वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी से देश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, आपके और हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पल्ला क्यों झाड़ लिया है? यह सवाल जनता के जहन में है, गली गली में है, गांव गांव में है। क्यों पल्ला झाड़ा? क्यों केंद्र सरकार के हाथ कांप गए हमारे लिए यह सुरक्षा का चक्र उपलब्ध कराने के संदर्भ में? क्या जवाब है डॉक्टर अनिल जैन जी के पास इस सवाल का? देखिए हिमांशु जी, अच्छे शब्दों से भावनाओं को तो जगाया जा सकता है, बस उस स्थिति को झुटलाया नहीं जा सकता जी। मैं चिकित्सक हूं और मैं आपको बता दूं कि जब हमने 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात करी थी जी, पहली जो वेव आई थी जी कोरोना की, उसमें 89% लोगों की मृत्यु 60 साल से ऊपर वालों की हुई थी जी। और इस वेव में भी अभी आज तक 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की 88% मृत्यु हुई है जी। तो जो वर्ग ज्यादा वल्नरेबल है और हमारे पास संख्या सीमित है, तो हम पहले वल्नरेबल वर्ग को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जी। ये वर्ग ज्यादा वल्नरेबल है, ये ठीक है कि युवा देश का भविष्य है और युवाओं को प्रोटेक्शन देना ही चाहिए, लेकिन युवा में इम्यूनिटी भी है, युवा में क्षमता भी है, युवा में इस सहन करने की शक्ति भी है, इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और जो डाटा कहता है देश भर का, आज तक सेकंड वेव में भी 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की जो मोर्टेलिटी रेट है, अब टोटल मोर्टेलिटी रेट का 88% इस वर्ग से आता है, इसलिए जो प्राथमिकता थी वो उसको दी गई थी। और अब जब 18+ से लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो सरकार ने 18+ का भी गेट खोला है और वैक्सीन लगाने के लिए आह्वान किया है। इसमें हमें कोई 1 अप्रैल से इसकी व्यवस्था भी प्रारंभ। मैं अपने सवाल को दोहराता हूं जैन साहब, कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो गए मेरे सवाल के संदर्भ में। जानने में दिलचस्पी यह है कि 45 साल से ऊपर तक के व्यक्तियों के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ली हुई है। वह राज्य सरकारों को उपलब्ध करा रही है। देश भर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन 18 से 45 साल के संदर्भ में केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ दिया। केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया कि राज्य अपने स्तर पर खरीदें, अपने स्तर पर लगाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल खरीदें, जो लगवाना चाहे वो लगवाए। जानने में दिलचस्पी है कि क्या वाकई हमारे आर्थिक हालात इतने खराब हो गए कि इस देश के युवाओं को सुरक्षित रखने के संदर्भ में सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकती? केंद्र ने यह जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर डाल दी। देश के बजट में 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, क्या उतना पैसा हमारे पास नहीं रहा कि हम ये व्यवस्था कर पाते? ये सवाल है। अच्छे शब्द हों या खराब शब्द हों, लेकिन सवाल तो हैं। और अनिल जैन जैसा कुशाग्र नेता अगर साथ में है तो इसका उत्तर ना लिया जाए तो जाती हो जाएगी, इसलिए आपसे ये सवाल है। हिमांशु जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं बराबर इसका जवाब देता हूं जी। और मैं जवाब देने के लिए जवाब नहीं दे रहा, बस उस स्थिति को ध्यान में रखने के लिए आपको बात कह रहा हूं जी। देखिए, जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ देश में जी, सारे विपक्षी दलों ने किस प्रकार की भ्रम फैलाने की कोशिश करी थी, इसको भी नकार नहीं सकते जी। फरवरी में चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को जी कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव आप अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं, राज्यों को स्वायत्तता दीजिए। उद्धव ठाकरे ने भी कहा था जी। जब विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने सबने कहा था कि हमें स्वायत्तता दे, हम अपने हिसाब से वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे, अपने यहाँ लगाएंगे। और आज
प्रधानमंत्री जी ने इनकी बात को मानकर 45 वर्ष से ऊपर की वैक्सीन की आज भी फ्री वैक्सीन केंद्र से दे रहे हैं, और 18 से 45 वर्ष के वर्ग के लिए जो वैक्सीन है वो प्रदेश सरकारें अपने हिसाब से इनका प्रोक्योर करें, क्योंकि उन्होंने डिमांड की थी, सारे नेताओं ने डिमांड की थी। अब ये कह रहे हैं कि वैक्सीन, पहले वैक्सीन लगाने पर इन्हें हुआ पो की, फिर वैक्सीन प्रोक्योर करने पर इन्हें का स्वायत्तता मिलनी चाहिए। जब स्वायत्तता मिल गई तो अब कह रहे हैं हमने अब हम हमको वैक्सीन अब हम केंद्र लगवा दे। मतलब इनको कार्य होने से मतलब नहीं है, इनको शिगुफा हंगामा खड़ा करना मकसद है इनका। बस इनको शिगुफा खड़ा करना है, इनको कटघरे में खड़े करने की कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए। लेकिन ऐसा जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं। मैं एक बात कहूं, जो 18 से 45 वर्ग के बीच में जिन राज्यों ने घोषणा की, उत्तर प्रदेश ने की, हरियाणा ने की, हिमाचल ने की, असम ने की, तमाम राज्यों ने घोषणा की है कि हम इस वैक्सीन को अपने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से लगवाएंगे। जिसको प्राइवेट में लगवानी है वो प्राइवेट की व्यवस्था अलग करें, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो प्राइवेट में लगवाना चाहता है, लगवाए। लेकिन जिन सरकारों ने ये घोषणाएं की है, देश की 12 सरकारों ने घोषणा कर दी कि हम वैक्सीन अपने प्रदेश में, हम अपने संसाधनों से हम लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाएंगे, तो बाकी कांग्रेस शासित राज्य तो नहीं लगवा सकते जी? ये इनको क्या आफत है? ये पंजाब क्यों नहीं लगवा सकता? राजस्थान क्यों नहीं लगवा सकता? ये और आपके छत्तीसगढ़ ने भी घोषणा करी थी, अब ये बदल जाए तो मुझे पता नहीं। छत्तीसगढ़ अभी भी लगवा रहा है अनिल जैन साहब, लेकिन मेरा सवाल तो आपसे है, इस देश में अधिकांश राज्यों में तो आपके नेतृत्व में सरकार चल रही है, अधिकांश राज्यों में भाजपा का एक छत्र राज्य चल रहा है। ये 2-4 राज्यों की बात सुन के फैसले कब से लेने लगी आपकी सरकार, जो 18 से 45 साल के संदर्भ में आपने हम लोगों को राज्यों के भरोसे छोड़ दिया? हम सब ने एक राय होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा किया था। गलती कर दी थी देश ने, जो नरेंद्र मोदी जी को और आपकी पार्टी को देश की बागडोर सौंपी, और जब कठिन समय आया तो वैक्सीन के संदर्भ में आप लोगों ने हमें बेसहारा कर दिया, राज्यों के हवाले कर दिया। क्या मानते नहीं, थोड़ी ज्यादती कर दी हम लोगों के साथ? नहीं नहीं, देखिए हिमांशु जी, ये उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। देश राज्य और केंद्र दोनों को मिलाकर बनता है, और राज्य और केंद्र मिलाकर चलता है जी। मुख्य रूप से स्वास्थ्य राज्यों का विषय, ये आप भी जानते हैं जी। इसके बावजूद भी केंद्र ने राज्यों को सब प्रकार की सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करी। प्रारंभ में सारी वैक्सीन अपने पास से थी, राज्य अपने संसाधनों से, और राज्य को भी संसाधन बढ़ाने का काम केंद्र ने किया है। चाहे पीएम केयर से फंड ऑक्सीजन दिलाने का काम किया हो, चाहे वेंटिलेटर दिलाने का काम किया हो, चाहे वैक्सीन दिलाने का काम किया हो, केंद्र को लगातार, केंद्र राज्यों को इस सुविधा को मुहैया कराता है। तो केंद्र और राज्य मिलकर देश चलाते हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। इसमें ये मत कहिए कि ये जिम्मेदारी छोड़ दी और ये जिम्मेदारी वहन कर ली। ये जिम्मेदारी प्राइमा फेसी स्वास्थ्य राज्य की सूची में है, राज्य की जिम्मेवारी है, लेकिन केंद्र इससे पीछे नहीं रह सकता। केंद्र ने सब प्रकार की सुविधाएं राज्यों को मुहैया कराई। तो अनिल साहब का कहना है कि हम एक संघीय व्यवस्था में, जिसमें राज्य सरकार के पास में भी दायित्व है, तो राज्य अगर दायित्व निभा रहे हैं तो उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। ये जो दायित्व निभाने के संदर्भ में आपने कहा, एक और सवाल है, ये जो वैक्सीनेशन के संदर्भ में कंपनियां जो निर्माण कर रही हैं, उनके रेट के संदर्भ में भी विवाद है। भारत सरकार को अलग दर पर मिलेगी, राज्यों को दुगनी दर पर मिलेगी, और प्राइवेट अस्पतालों को और भी दुगनी दर पर मिलेगी। ये सरकार के स्तर पर जो फर्क हुआ, अनिल जैन साहब, इस पर थोड़ा दृष्टि दीजिए ना। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र को रियायती दर पर और राज्य सरकार को डबल मुनाफे के साथ, थोड़ा समझ में नहीं आया। इसके संदर्भ में भी कोई ना कोई नजरिया तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसे ही ये फैसले हो जा रहे हों, तो थोड़ा इसके संदर्भ में भी दृष्टिकोण साझा हो। देखिए, आपको आपका माल आप बना रहे हो जी। हमने आपसे बात की है, सरकार ने रेट तय नहीं किए, पहले तो इस बात को ठीक कर लीजिए जी। केंद्र सरकार ने कोई रेट तय नहीं किए, किसी के भी रेट केंद्र सरकार ने तय नहीं किए। कंपनियों से निगोशिएशन प्रदेश सरकारें करेंगी, कंपनियों से निगोशिएशन केंद्र सरकार ने भी किया है। केंद्र सरकार ने अपनी रेट बता दी कि हमने इस पर निगोशिएशन किया है। प्रदेश सरकारों ने निगोशिएशन किए, पहले जो रेट रखी थी कुछ कंपनियों ने उसकी रेट कम भी करी, केंद्र ने भी इसमें आग्रह किया कि रेट कम करिए, तो रेट कम भी किए। इस प्रकार जब देश की वैक्सीन है
उनको दाम मिलने में और दुनिया की वैक्सीन है उनके कंपैरिजन में हमारे यहाँ की वैक्सीन अभी भी सस्ती है। कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, हमारी वैक्सीन दुनिया के संदर्भ में सस्ती है। राज्य सरकारों को अगर 400 में और 600 में मिल रही है तो ये और कहीं की भी वैक्सीन इस रेट में नहीं मिल रही है। तो इस विषय में हम, केंद्र सरकार ने कोई रेट तय नहीं किया, पहले ये ध्यान में रख लीजिए। मेरा एक सवाल है अनिल साहब, आप तो मूलतः चिकित्सक है, राजनेता तो उसके बाद में बने। ये डॉक्टरों का जीना हराम किया हुआ है सरकारों ने। तुम अस्पताल में जो है बेड के इतने पैसे लोगे, ऑक्सीजन का इससे ज्यादा नहीं लोगे, सीटी स्कैन का रेट इतना रहेगा। ये छोटे छोटे अस्पतालों के संदर्भ में भी सरकारें तय कर रही है किसका कितना पैसा, और इतने बड़े स्तर पर वैक्सीन की खरीद और उसमें कंपनियों को मनमर्जी करने दी जा रही है। ठीक है क्या देश में ऐसी महामारी के दौर में? सवाल तो उठता है। डॉक्टर अनिल जैन साहब बतौर राजनेता इसका क्या उत्तर खोजते हैं? हिमांशु जी, मनमर्जी नहीं है, आप समझो बात को, मनमर्जी नहीं है। हमको अगर वैक्सीन लागत से केंद्र सरकार को लागत से कम मूल्य पर या उस मूल्य पर देने की कोरी है, इसका मतलब थोड़ी है कि कंपनियां खत्म हो जाए जी। भाई हमको अगर कम दाम पर मिल रही है जी उनकी लागत से, तो वो लागत भी तो निकालेंगे। ये तो देखो स्वाभाविक है कि कोई भी, जैसे अभी देवी शेट्टी का एक इंटरव्यू मैंने देखा जी, और वो तो कह रहे थे कि 10,000 करोड़ रुपया बांट दीजिए, सारी वैक्सीन कंपनियां लौट के आ जाएंगी और उनको मनमा की दाम भी दीजिए, नेगोशिएट भी करें, कम रेट पर आ सकती है तो कम रेट पर, नहीं तो जिस रेट पर आए उस रेट पर आए। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कॉम्पिटिटिव रेट्स है कि नहीं है, एक बात ये देखने की आवश्यकता है। दूसरा, लागत से और जो केंद्र सरकार को किस रेट में मिल रही है ये विषय नहीं है। विषय ये है कि वैक्सीन की एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस नहीं होनी चाहिए, वो नहीं है। तो कुल मिलाकर अनिल जैन साहब का कहना है कि केंद्र के मुकाबले राज्य को महंगी मिल रही है, ये ज्यादा बड़ा विषय नहीं। महत्वपूर्ण बात यह समझने की कि दुनिया के तमाम देशों में वैक्सीन जिस रेट पर है उससे काफी सस्ते दामों पर हिंदुस्तान में मिल रही है। इस बात पर आपको संतोष रखना चाहिए। अब मैं कुछ दूसरी हिस्से पे चलता हूं वैक्सीनेशन के संदर्भ में। तमाम कोशिशों के बाद भी, आप जैसे राजनीतिक दल के द्वारा अभियान चलाने के बाद भी बड़े स्तर पर वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को लगता है कि इसके कारण तो उनकी पौरुष क्षमता पर असर पड़ जाएगा, किसी को लगता है कि ये तो जबरिया में बीमार करने वाला है। कुछ लोग इस मानसिकता के साथ है जब हम बीमार पड़े नहीं तो वैक्सीन की जरूरत क्या है। बतौर राजनेता और बतौर चिकित्सक दोनों दृष्टियों से आप मुझे उपलब्ध हैं, थोड़ा ये जो शंकाएं हैं, ये जो वातावरण है, इससे निजात कैसे मिले, इसके संदर्भ में आपके माध्यम से बात आए। देखिए हिमांशु जी, इसी के लिए हमने पार्टी के स्तर पर देश में वैक्सीनेशन की दृष्टि से कोऑर्डिनेटर्स तय किए थे। मुझे राष्ट्रीय जिम्मेदारी वैक्सीनेशन ड्राइव की कोऑर्डिनेटर के रूप में दी थी और हमने हर देश के हर मंडल तक वैक्सीनेशन ड्राइव की कोऑर्डिनेटर तय किए थे कि लोगों के मन से भ्रांति निकलनी चाहिए। वैक्सीनेशन ही इस बीमारी से लड़ने का और बीमारी को हराने का सबसे कारगर तरीका है, सबसे अंतिम और सबसे प्रभावी अस्त्र है। कि मैं लगातार जनवरी से कह रहा हूं, सबसे प्रभावी और सबसे अंतिम अस्त्र इस लड़ाई से, इस बीमारी से लड़ने का वैक्सीनेशन है। अब इसकी भ्रांति दूर करने का, क्योंकि कुछ राजनेताओं ने, कुछ सियासत करने वालों ने, कुछ अपने संप्रदाय विशेष ने इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करी कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है। अब क्योंकि इसीलिए हमने कहा कि पहले हम लोग खुद लगवाएं, जनता के सामने प्रस्तुत करें, जितने सेलिब्रिटीज हैं वो लगवाएं, जनता के सामने प्रस्तुत करें, तो जिससे भ्रम निकलना चाहिए। डॉक्टर्स ने लगवाया, एम्स के डायरेक्टर ने लगवाया, नीति आयोग के डॉक्टर पॉल ने लगवाया, वाईसीएमआर ने लगवाया, प्रधानमंत्री ने लगवाया। ये कारण क्या था कि देश के मन से ये भ्रांति निकले कि वैक्सीन लगाना आवश्यक भी है और वैक्सीन के कोई ऐसे दुष्प्रभाव नहीं है, ना पौरुषता पर कोई इसका प्रभाव है, ना किसी भी प्रकार की ये बीमारी जनित करने वाला है। कोई भी टीके लगते हैं तो थोड़े बुखार, पेन, मछली, कई बार 0.01% पेशेंट्स में कोई एक आध सीरियस एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है जी। 18 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग गए देश में जी। तो अगर ऐसे दुष्प्रभाव होते तो कोई शांत बैठने वाला नहीं था, निकाल के लाते। ऐसे कोई बड़े दुष्प्रभाव इस वैक्सीनेशन के नहीं है।
इसे ना तो पौरुषता पर, इवन लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर के लिए भी नहीं, क्योंकि अभी उनको रखा है क्योंकि इन पर ट्रायल नहीं हुआ। अभी एक महिला आयोग ने इस पर ट्रायल करने की बात कही है, तो साइंटिस्ट और वैज्ञानिक इस पर कर रहे हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव उन पर भी नहीं। और अब क्योंकि आगे आने वाले समय में शायद वैक्सीन की जरूरत बच्चों में भी पड़े, तो 12 से 18 वर्ष के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल प्रारंभ हो गया है। कुछ देशों में, इवन अमेरिका वगैरह में 6 साल से ऊपर के बच्चों को भी ये ट्रायल प्रारंभ हो रहा है। तो दुनिया में ये दुनिया की पेस के साथ भारत चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और बिल्कुल हम आप सबका दायित्व है कि लोगों के मन से ये भ्रांति निकले। वैक्सीनेशन सबसे कारगर और सबसे अंतिम उपाय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये दो ही चीज हमें बता सकते हैं, इसको बचाने की आवश्यकता है। और वैक्सीनेशन के कोई दुष्प्रभाव नहीं है, सबको लगवानी चाहिए। जिसको कोरोना हो चुका है उसको भी लगवानी चाहिए, और जिसको नहीं हुआ है उनको तो जरूर लगवानी चाहिए। इसलिए वैक्सीनेशन के लिए हम सबको एक तरह से अभियान चलाना चाहिए कि जनता वैक्सीनेशन करवाए, क्योंकि अभी उतना विग्रस अभियान चलाने और हमारी वैक्सीनेशन की जो प्रोडक्शन जितना आ रहा है उसको मैच करते हुए मुझे लगता है कि जून के अंतिम सप्ताह से वैक्सीन डोजेस की कहीं कमी नहीं रहेगी। हमको लोगों को 1 महीने की और धैर्य रखने की आवश्यकता है, और हम तेजी से वैक्सीनेशन को और तेजी से ले जाएंगे। सवाल है जैसा डॉक्टर साहब आपसे करने का, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन इस देश में खोला हुआ है, तकरीबन 100 करोड़ लोगों को लगना है। अभी तक कुल 18,000 करोड़ डोजेज लगे हैं, 4 करोड़ लोगों को दोनों डोजेज लगे हैं। तो आपसे सवाल यह है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए अभी मंजिल बहुत दूर है। आपने जो ड्राइव शुरू की थी वो बीच में ही रुक क्यों गई है? पार्टी किस दृष्टि से इसे आगे ले जाने वाली है, थोड़ा इस पर रोशनी देंगे? क्योंकि जिस कार्यक्रम का प्रभारी आपको बनाया गया था अब उसके स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, ऐसी जानकारी मिली। अभी भी आप जेपी नड्डा जी के साथ मीटिंग से ही लौटे हैं, तो क्या करने जा रही है पार्टी इस दिशा की में? हिमांशु जी, मैंने जैसे बताया कि अभी इसके रॉ मटेरियल आने में समस्या हुई, जिसमें हम कोई छुपा तो नहीं, सारी और इंटरनेशनल समस्या है जी। ये मेरे और आपके बीच की या भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी के बीच की केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की समस्या नहीं है, ये इंटरनेशनल समस्या है कि रॉ मटेरियल आने में समस्या हुई, इसलिए प्रोडक्शन प्रभावी हुआ। अब प्रोडक्शन जब प्रभावी हुआ है, प्रोडक्शन जब आएगा तब लोगों को वैक्सीन लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात को समझने की आवश्यकता भी है, और हम वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे भी बढ़ा रहे हैं, और कैसे इस रॉ मटेरियल की कमी को दूर करने में लगे हैं और लगी है। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाइडेन के प्रशासन को, जो बाइडेन से स्वयं 2 बार केवल इस विषय पर बात करी, और उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाकर भारत को देने की जिम्मेदारी भी, मतलब प्रॉमिस भी किया है और आ भी रहा है। तो इसलिए अब जब आ रहा है उसको बनने के समय और पैकिंग, इस समय जो वक्त लगेगा वो लगेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए मेरा कहना है कि जून के अंतिम सप्ताह से, एक मिड जून से लेकर अंतिम सप्ताह तक वैक्सीनेशन की जो कमी है, जो डोजेस की कमी लग रही है, वो कमी भी दूर हो जाएगी, प्रोडक्शन भी भरपूर होगा, और अन्य प्रकार की वैक्सीन भी इस देश में जिनकी परमिशन है, जिनके ट्रायल चल रहे हैं, चाहे वो स्निफ वाली चल रही हो, चाहे सिंगल डोज वाली जॉनसन के साथ सीरम इंस्टीट्यूट की हो, चाहे फाइजर की हो, चाहे मॉडर्ना की हो, चाहे स्पुतनिक हो, और अपनी जो वैक्सीन अलग है जी, 2 वैक्सीन देश में और जिन सेकंड फेज पूरी कर चुकी हैं उनकी भी ट्रायल चल रही हैं। तो वैक्सीन निश्चित रूप से, जिस प्रकार का अनुमान है, जुलाई से लेकर और दिसंबर तक, इस 6 महीने में हम पर्याप्त वैक्सीन बना पाएंगे, और जिस प्रकार का आया कि 300 करोड़ वैक्सीन बन सकते हैं, और हम अपने देश को निश्चित रूप से जो जितनी जनसंख्या है उसकी डबल डोज देकर हम सुरक्षित रख पाएंगे, और तेज वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएंगे। इसमें इस समस्या से हम निजात पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आखिरी के 2 सवाल डॉक्टर साहब, हम अपनी बातचीत के अंतिम चरण में है। जो दूसरी लहर का वर्तमान स्वरूप है, उसमें सबसे खतरनाक बात जो महसूस कर रहे हैं स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस और बार बार ध्यान दिला रहे हैं, वो है गांव के संदर्भ में। गांव में ये बीमारी बड़े स्तर पर पहुंच रही है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में क्या तब्दीली की जरूरत महसूस करते हैं डॉक्टर अनिल जैन, ताकि गांव को बचाया जा सके, गांव वासियों को बचाया जा सके?
क्या सोचते हैं आप? देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत 1-to-1 बात करी जी और सबसे बड़ा फोकस उनका गांव के में इसको कैसे रोका जाए बढ़ने से, इस बात पर रहा है। जी गांव के लोगों की इम्यूनिटी भी अच्छी है, गांव थोड़ी खुली हवा में रहते हैं तो उतना दुष्प्रभाव भी कम है, ऑक्सीजनेशन की समस्या भी कम है, फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं और कष्ट में हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा डोर टू डोर सरकारों को कहा है, प्रदेश सरकारों को, कि प्रदेश सरकारें अपने गांव में डोर टू डोर, जैसे 8,000 टोलियां बनी है उत्तर प्रदेश में, डोर टू डोर गांव में जाएं, लोगों का सबसे पहले तो टेस्टिंग हो, चाहे रैपिड हो चाहे आरटीपीसीआर हो, लेकिन टेस्टिंग हो, लोग आइसोलेट हो, गांव गांव में क्वारंटीन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर बनाए। हमारी पार्टी के स्तर पर भी हम कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को आइसोलेट करने की जरूरत है, रखने की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था सामाजिक स्तर पर भी हम लोग तैयार कर रहे हैं और हम सारे समाज को आग्रह करते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं समाज के सब स्वयंसेवी संस्थाएं, सब व्यापारिक प्रतिष्ठान, भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं इस काम में आगे आए और करें। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषंगिक संगठन अपने स्तर पर तमाम जगह पूरे देश में लाखों कोविड केयर सेंटर बनाने में लगे हैं। ऐसी व्यवस्था हम गांव गांव के स्तर पर करने वाले। जब अभी उनको आइसोलेट करके फैलने से रोकना और अगर हो गया है तो उनको ट्रीटमेंट देना, ये आज की आवश्यकता है, क्योंकि साथ में जिनको नहीं हुआ है उनका वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक प्रकार से वैक्सीनेशन ड्राइव में वो लोग जुड़ सके, ये हमारी प्राथमिकता है और ये रहेगी। आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब, महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, सब स्तर पर बात यह कही जाती है कि सब लोग सामूहिक रहें, मिलजुल कर इस समस्या का मुकाबला करें, इस मुकाबले को जीतें, लेकिन हिंदुस्तान में आचरण इसके विपरीत दिख रहा है। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर आक्रमण कर रहा है, सत्तारूढ़ दल विपक्ष के संदर्भ में कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। हो क्या रहा है देश में? कितने आनंदित हैं इससे डॉक्टर अनिल जैन, या कितने दुखी हैं इस परिवेश से? मन को कितना कचोटता है आपको ये दृश्य हिंदुस्तान में इस समय में दिखना? ये बिल्कुल कचोटने वाली चीज है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के संदर्भ में हमारे लोग, हमारे नेता दुनिया के सामने हमारी खराब पिक्चर रखना चाहते हैं। दुनिया में अमेरिका सबसे समृद्ध देश है, सबसे डेवलप्ड देश है जी। अमेरिका में हमारे यहाँ मौतें हुई हैं 2.5 लाख, अमेरिका में हुई है 5,36,000। अमेरिका की आबादी हमसे 33 करोड़ और हमारी 1,139 करोड़, 4 गुनी आबादी। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $55,000 और हमारी $1,700। इसके बावजूद भी भारत ने लड़ाई को अमेरिका से ज्यादा अच्छी, हमारी मोर्टेलिटी रेट कम है, हमारी टोटल डेथ कम है, हमारी टोटल इन्फेक्टेड पेशेंट कम है। हमारे यहाँ आज भी जो 36 लाख हमारे एक्टिव केसेस है और अमेरिका में आज भी 80 लाख एक्टिव केसेस है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव में 18 करोड़ हमारे वैक्सीन लगे, उनके अभी भी 18 करोड़ नहीं लगे। लेकिन हमारी पिक्चर को खराब प्रैक्टिस करना, अमेरिका में आपने देखा कितनी डेड बॉडीज दिखाई, आज तक किसी ने दिखाई। हमारे यहाँ शमशान के चित्र दिखाए जा रहे हैं, टाइम्स मैगजीन में निकल रहे हैं। तो इसकी भर्त्सना करने की बजाय हमारे यहाँ के नेता इस चीज को उभार रहे हैं जगह जगह सोशल मीडिया पे। कल मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि सोशल मीडिया पे लोग इंडिया की खराब पिक्चर को, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम सही स्थिति दिखा रहे हैं। ये पिक्चर दिखाने की चीज है, ये देश की भावना नहीं है, ये मिलजुल कर काम करने की भावना नहीं है। देश के अपने घर में मानो कोई कमी है भी कहीं, उसको उगाड़ कर चौराहे पे नहीं लाते जी। ये अपना घर है, देश मेरा घर है, इस भावना से हम सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप हम आपस में झगड़ सकते हैं, लेकिन दुनिया के संदर्भ में तो सारी दुनिया को दिखाने के लिए भारत मजबूत देश है। भारत अपनी समस्याओं से लड़ सकता है, लड़ रहा है और जीत सकता है और जीतेंगे। ये भाव दिखाने की आवश्यकता है हम सबको मिलकर। वैक्सीन में दुर्भावना फैलाएंगे, ऑक्सीजन में दुर्भावना फैलाएंगे। आप दिल्ली का केस समझ लीजिए, आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत आहतों मचाई गई ऑक्सीजन की। जिस दिन ऑक्सीजन ऑडिट की बात की गई सुप्रीम कोर्ट में, बगलें झांकने के लिए और स्टेटमेंट देने लगे। आज 580 मीट्रिक टन पर कह रहे हैं हमारे यहाँ
ऑक्सीजन बहुत पर्याप्त है, एक्टिव केसेस पहले से बढ़ गए हैं जी तो भी हमारे यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त है, हम दूसरे राज्यों को दे देंगे। और 976 की डिमांड करी थी राघव चड्ढा ने, जी सिसोदिया ने और इन लोगों ने 700 टन की मांग करी थी। जब केंद्र ने कहा और कोर्ट ने भी नहीं सुना उतने दिन में, कोर्ट भी फटाफट फटाफट ऑर्डर देने में लग गए बगैर परिस्थिति को जाने हुए। आज समझ में आ रहा है, आज वही कह रहे हैं कि 580 टन पर कह रहे हैं हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है और हम दूसरे राज्यों को दे सकते। ये स्थिति अगर होगी तो कैसे मिलकर लड़ना होगा जी? ये गलत चीज है ना जी। स्थिति को कम से कम जो है वैसी रखो, हम मिलकर काम करेंगे। तो अनिल जैन साहब का कहना है कि ये समय ऐसा नहीं है जिसमें आप कमियों का बखान करके इसमें आनंद की अनुभूति करें या गर्व की अनुभूति करें। चुनौतियां हैं तो चुनौतियों का मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है, ना कि जग हसाई कराने की और करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, बड़े विस्तार से हमने आपके साथ में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर बात की, लेकिन अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में सीधी बात आप करें हमारे दर्शकों से। डॉक्टर अनिल जैन साहब हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, हरियाणा छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, वर्तमान में वैक्सीनेशन ड्राइव के संदर्भ में भाजपा की तरफ से उन्हें दायित्व मिला हुआ था, उसको इस संदर्भ में जितनी शंकाएं थी उनको लेकर हमने उनसे बातचीत की है। डॉक्टर साहब, इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर हमारे दर्शकों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा कहना है हिमांशु जी, स्पष्ट है कि हमें इस महामारी से अगर बचा सकते हैं तो दो चीज बता सकती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि हमें अभी कई महीनों सालों तक तैयार करना पड़ेगा, और दूसरा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में जो वैक्सीन जहां जिस सेंटर पर उपलब्ध है, सब वैक्सीन प्रभावी हैं। कोई वैक्सीन में भेद विभेद मत करिए। आपको जो वैक्सीन लग रही है आप वैक्सीन लगवाइए। मैंने कोविशील्ड लगवाई है, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने कोविशील्ड लगवाई है, मेरे भाई ने कोवैक्सीन लगवाई है, कोई अंतर नहीं है। आप जो वैक्सीन मिले वो वैक्सीन लगवाएं जरूर, और कोविड एप्रोप्रिएट का बिहेवियर का पालन करें। हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे और अच्छे तरीके से जीतेंगे। भारत में जिस प्रकार के वेरिएंट से हम लड़ रहे हैं, अब थर्ड म्यूटेशन से जिस प्रकार से हम लड़ रहे हैं, दुनिया तो ढेर हो जाती। हमारे देश की ताकत है, हमारे लोगों की इम्यूनिटी है, जिसके कारण से हम लड़ पा रहे हैं। हम भारतवासी निश्चित रूप से जीत के निकलेंगे। ये जज्बा हम सब में चाहिए। एक दूसरे की मदद करें। जहां कहीं भोजन नहीं है, जहां कहीं दवाई नहीं है, जहां कहीं क्रिमेशन में समस्या है, हम समाज के लोग हैं, सामाजिक रूप से सब पूरे समाज में एक दूसरे की मदद करें, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। और इस प्रकार के काम में करेंगे तो हम निश्चित रूप से इस महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। तो डॉक्टर अनिल जैन महज राजनेता नहीं बल्कि ख्याति प्राप्त चिकित्सक ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जैसे ही आपको वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध होती है आप वैक्सीन तुरंत लगवाएं। उसके चक्कर में ना पड़े कि वैक्सीन स्पुतनिक की है, कोविशील्ड की या कोवैक्सीन की है। जो भी वैक्सीन है वो आपको तुरंत लगवानी है, क्योंकि हम जंग के दौर से गुजर रहे हैं और जंग में जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे हाथ में हथियार हो, और वह हथियार सबसे प्रभावी हथियार है तो वह वैक्सीन है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए जो वर्तमान में वातावरण में व्याप्त थी। उम्मीद है उन शंकाओं के उत्तर आपको मिले होंगे जो डॉक्टर अनिल जैन के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलते हैं नई शख्सियत के साथ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत।